हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है जितेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट में। बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ रहे थे। इसके एक क्लास में हमने पिछली क्लास में जाना कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और इनके जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने किए थे। अब उससे आगे एक दो इंपॉर्टेंट नोट आपको बना के लिखना है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो आपके आए हुए हैं। आपका जो हरियाणा पुलिस एसआई का एग्जाम था या फिर कांस्टेबल का एग्जाम था, उसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। और कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। और कई बार जैसे बहुत सारी जगह पे आप देखोगे कि वो सारी चीजें आपको बहुत मजे से पढ़ाई जा रही हैं और आपको बहुत आसानी से समझ भी आ रही हैं। तो वो सारी चीजें, जैसे कि आपको अर्थमेटिक पढ़ा दिया जाए, तो वो सारी चीजें क्या आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ आसान चीजें नहीं, थोड़ी सी मुश्किल चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार कर लोगे अच्छे से, तो इनको जब आप अप्लाई करोगे क्वेश्चंस में, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें आपको पता होनी ही चाहिए अब, क्योंकि पैटर्न जो है वो पूरा चेंज हो गया है। और ग्राम सचिव को लेके भी जिन लोगों को डाउट है कि हाँ भाई अभी जो पेपर का पैटर्न फिर से वही हो गया है, तो वो क्या है, इसका जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी थी वो चेंज हुई थी आपके पिछले एग्जाम से लेके। तो ग्राम सचिव का जो एग्जाम हुआ था वो दूसरी एजेंसी ने करवाया था। जिन्होंने पहले आपके हरियाणा पुलिस के कलरक के वो एग्जाम करवाए थे, वो एक अलग एजेंसी थी। और जो कलरक का जो एग्जाम जिन्होंने करवाया था वो एक अलग एजेंसी थी। और कलरक का एग्जाम अभी होने के, सॉरी, ग्राम सचिव का एग्जाम जो है वो अभी जो हुआ था, और उसके कैंसिल होने के बाद उनका जो टेंडर है वो फिर से पुराने वाली एजेंसी को दे दिया गया है। तो इसीलिए आप किसी भी श्योरिटी में ऐसे मत रहना कि एडवांस की ये सारी चीजें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टेंडर है वो फिर से पुराने वाली ही कंपनी के पास जा चुका है। तो अब जो एग्जाम आपके कंडक्ट होने वाले हैं, मे बी आपके मार्च में हो जाएंगे, तो उसको वही एजेंसी कंडक्ट करवाने वाली है। और अर्थमेटिक का तो क्या है, उसको तो आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए, और इसके लिए आपको थोड़ा सा चीजें समझनी पड़ेगी, उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो आज की जो क्लास है उसमें दो चार चीजें मेन इंपॉर्टेंट नोट बना के आप लिख लो, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम करने वाले हैं। जैसे कि एक तो आपको किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की मिडल टर्म, अगर मिडल टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दिखता है, यानी कि कहने का मतलब है कि हाउ टू फाइंड मिडल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, यानी कि एक बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको दे दिया जाए, जैसे कि x प्लस ए की पावर n जो है, इसकी मिडल टर्म आपसे पूछ ली जाए। इसकी हिंदी भी मैं कल लिखवा चुका हूं कि बाइनोमियल जो है वो है द्विपद, और इसका एक्सपेंशन जो है सरलीकरण, यानी कि एक द्विपद सरलीकरण के जो कि इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है, इसकी अगर आपको निकालनी है मिडल टर्म, तो इसके आपके पास दो केस हो सकते हैं। पहला, जब आपका जो n है वो इवन हो, और जो दूसरा केस हो सकता है कि जो n आपका हो वो ओड हो। तो इसकी मिडल टर्म, और जो इन दोनों केसों में इसकी जो मिडल टर्म होगी वो किस तरीके से निकलेगी, तो पहला केस इसका जो है वो है आपका जब n है एक इवन नंबर हो। तो अगर n एक इवन नंबर है तो इसकी जो मिडल टर्म होगी वो होगी n/2 प्लस 1th टर्म। और जब n एक ओड नंबर होगा तो उस केस में इसकी जो मिडल टर्म होगी वो होगी n प्लस 1/2th टर्म। जैसे कि अगर n का मान मैं यहां से 26 मान लेता हूं, तो इसकी मिडल टर्म क्या होगी, क्योंकि n जो है इवन नंबर है, तो 26 को 2 से भाग दोगे तो 13 प्लस 1, यानी कि इसकी जो 14वीं टर्म है वो इसकी मिडल टर्म होगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पे ये 26 लिखा हुआ है तो इसमें टोटल जो टर्म आएंगे वो आएंगे 27, और 27 में जो मिडल टर्म होगी वो होगी 14वीं टर्म। इसी तरीके से अगर n जो है एक ओड नंबर होता, यानी कि इसको मैं अगर 25 लिख लेता, तो उस केस में हमारे पास जो मिडल टर्म आती वो आती n प्लस 1/2th टर्म, यानी कि 25 और 1 26/2, यानी कि जो 13वीं जो टर्म होती वो हमारी इस बार होती मिडल टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। और इसके अलावा एक छोटा सा नोट आपको और भी बनाना है, वो भी आपके एग्जाम में वो बहुत 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 काम आता है, तो उसको भी एक बार नोट बना के लिख लो। इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आए हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो इस पे बेस्ड इसकी जरूरत आपको पड़ती है। और वो नोट क्या है, वो ये है
कि एन सी आर डिवाइड बाई एन सी आर माइनस वन, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन कंजिक्यूटिव टर्म्स। कंजिक्यूटिव टर्म्स यानी कि लगातार जो पद हैं, जैसे कि आपको दे दिया जाए कि दूसरा, तीसरा और चौथा, कई बार दे दिए जाते हैं ना आपको क्वेश्चन की इसकी दूसरी, तीसरी और चौथी टर्म एपी में है, समांतर श्रेणी में है या जीपी में है, तो आपको एन का मान निकालना पड़ता है या किसी और चीज का मान निकालना पड़ता है। यानी कि कई बार आपको ऐसी सिचुएशन दे दी जाए जिसमें आपको लगातार क्रमागत संख्याएं दे दी जाएं, कंजिक्यूटिव टर्म्स यानी कि क्रमागत पद आपको दे दिए जाएं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां या किसी भी तरीके के, यहाँ पे आपको इस तरीके की सिचुएशन मिलेगी। तो यहाँ पे एन सी आर डिवाइड बाई एन सी आर माइनस वन जो है वो होता है एन माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई आर। इसको समझा देता हूं कि ये किस तरीके से है कि मान लो आपको यहां पे n का जो मान है वो दे दिया जाए 16 और ये आपका हो जाएगा 15। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको एन सी 16 डिवाइड बाई एन सी 15 निकालना है तो वो आपका हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आप देखोगे कि जो r है वो हमारा क्या है, जो ऊपर वाली टर्म है, यानी कि n माइनस 16 और प्लस वन डिवाइड बाई 16, यानी कि n माइनस 15 डिवाइड बाई 16 जो है वो आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके के कई बार क्वेश्चंस आपको आते हैं, आपके इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं और आपको जरूरत भी पड़ती है, तो इसीलिए इनको याद रखें। इस तरीके के जब हम क्वेश्चंस करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे, तो आपको ये चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट है वो आप ये वाला एक बार बना के लिख लो। ये नीचे वाली चीज जो है इसको तो हम क्वेश्चन से भी क्लियर कर लेंगे, तो मेन चीज जो आपको नोट करके लिखनी है वो लिखनी है कि एन सी आर यानी कि आरथ जो टर्म, यानी कि एन सी आर माइनस वन यानी कि उससे एक कम वाली टर्म, इसमें आपको अगर डिवाइड आ जाता है तो उस केस में ये होगा एन माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई आर। इसको मैं यहाँ पे चाहो तो कोने में लिख देता हूँ, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई आर, क्योंकि इसको क्वेश्चन में जब हम यूज कर रहे होंगे तो आपको यूज भी बता देता हूँ कि इसका किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं उनमें यूज होता है। जैसे कि क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा कि फाइंड ए इफ 17th and 80th term of 2 plus a की पावर 50 आर इक्वल, यानी कि इस 2 प्लस a की पावर 50 का जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा उसकी जो 17वीं और 18वीं टर्म आपको दे दी गई है कि वो इक्वल हैं, तो उस केस में आपको बताना है कि इस a का जो मान है वो क्या आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको कंजिक्यूटिव टर्म्स पे बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो उनमें आपको इस तरीके की जरूरत पड़ सकती है। आप कर तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको निकालना सिखाया था कि किसी की 17वीं, 18वीं, 20वीं, 25वीं कोई भी टर्म है वो किस तरीके से निकलती है। तो अगर मुझे इसकी अगर मुझे 17वीं टर्म निकालनी है तो मुझे पता है उसमें होगा NC 16, इससे एक कम। यहाँ पे जो पहली टर्म है यानी कि 2 जो है इसकी पावर, हमारे पास n का जो मान है वो भी दिया हुआ है 50, तो इस n को डायरेक्ट मैं 50 लिख लेता हूँ। तो ये हो गया मेरे पास 50C 16, 2 की जो पावर है यानी कि पहली जो टर्म है उसकी पावर होगी 50 माइनस 16 यानी कि 34, और उसके बाद a का जो मान है वो सेम टू सेम ये वाला जो आएगा 16। ये हो गई इसकी 17वीं टर्म। 18वीं टर्म किस तरीके से निकलेगी, वो निकलेगी NC 17, उसके बाद 2 की पावर 50 माइनस 17 33 इंटू a की पावर 17। ठीक है, ये दोनों आपको इक्वल दी हुई हैं, तो इस a की पावर जो 16 है इससे ये वाली पावर काट सकता हूं, वहां पे खाली a बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो 2 की पावर 33 लिखा हुआ है, इस 2 की पावर 33 से ये वाला काट सकता हूं, तो यहाँ पे खाली मेरे पास क्या बच जाएगा,
2 बच जाएगा, इसको मैं मिटा सकता हूं। ठीक है, अब मेरे पास बचा वहां पर a और यहां पे बचा ट्वाइस ऑफ 50c 16 और यहां पे है nc 17, जिसको मैं यहां पर 50 लिख देता हूं। तो अब मेरे पास a का जो मान आया वो क्या आया, a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 50c 16 डिवाइड बाई 50c 17। इसको मैं अगर डायरेक्ट सोल्व करूं तो वो किस तरीके से होता है, ट्वाइस ऑफ, इसको मैं खोल लूंगा 50c 16 को, तो ये होगा 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 16 फैक्टोरियल, और 50 में से 16 गया 34 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई, इसको जब मैं खोल लूंगा तो ये क्या आएगा 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 17 फैक्टोरियल, जिसको मैं लिख सकता हूँ 17 गुना 16 फैक्टोरियल, और 50 में से 17 गया 33 फैक्टोरियल। यहां से इस 34 को भी मैं लिख सकता हूँ 34 गुना 33 फैक्टोरियल। तो अब मैं क्या क्या काट सकता हूँ, इस 50 से ये 50 काट सकता हूँ, 33 से ये 33 काट सकता हूँ, यहां से इस 16 से ये 16 भी काट सकता हूँ। तो मेरे पास ये 17 जो है ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आ गया 2 गुना 17 डिवाइड बाई 34, यानी कि इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आप इसको काट पीट के कर सकते थे। लेकिन अगर आपको ये चीज याद है तो यहाँ के बाद जो क्वेश्चन है हमारा, उसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो देख लो। कि a जो है वो हमारा आ गया था 50c 16 डिवाइड बाई 50c 17। इस क्वेश्चन के हिसाब से आप देखोगे तो NCR डिवाइड बाई NCR माइनस 1, इसमें यहां पर दिया हुआ है जो r माइनस 1 यानी कि जो छोटी टर्म है वो नीचे दी हुई है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास उल्टा होके आ गया है, ये 16 ऊपर है और 17 नीचे है, तो हम इसको भी उल्टा कर सकते हैं। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा कि NCR माइनस 1, ये है हमारा r माइनस 1 और ये है r का मान है 17, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये ट्वाइस ऑफ 17 डिवाइड बाई n का मान है 50, 50 माइनस 17 33 और 1 34, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो a का जो मान है वो मेरे पास आ जाएगा 1। तो इसीलिए ये जो चीज है इसको आप याद रखो, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपका काम आने वाला है। तो NCR डिवाइड बाई NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 1 डिवाइड बाई r। आप करना चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। दोनों तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करवा दिया गया है। बाकी बेटर जो है वो आप इसको याद रख लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो क्वेश्चंस में कई बार ऐसे फंस जाओगे कि निकल नहीं पाओगे। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की पावर n, हमें दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ 4th एंड 13th टर्म, कोफिशिएंट ऑफ 4th एंड 13th टर्म जो है आर इक्वल। आपको बताना है कि फाइंड n। हिंदी वाले भी सुन लो कि इस a प्लस बी की पावर n के द्विपद सरलीकरण में जो चौथी टर्म है, जो चौथा पद है और जो 13वां पद है, उनके जो गुणांक हैं वो बराबर हैं। तो n का मान आपको बताना है क्या है। फिर से बता देता हूं हिंदी वालों के लिए कि a प्लस बी की पावर n के द्विपद सरलीकरण के चौथे और 13वें पद के जो गुणांक हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं। तो n का जो मान है वो हमारे पास जो है वो क्या आएगा। अब कोफिशिएंट्स आपको पता है, यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल दिए हुए हैं a और b। ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, कोई इनका फिक्स नंबर हमें नहीं दिया हुआ है। और इनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि वो क्या होंगे। तो जो 4th टर्म है, चौथी टर्म है, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, तो आपको पता है कि इससे कम यानी कि NC3 होगा। इसके बाद क्योंकि a की पावर में कुछ होगा, b की पावर में कुछ होगा, तो उसके सिर्फ हमें कोफिशिएंट चाहिए। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो हो गया खाली ये इज इक्वल्स टू है, इसका जो कोफिशिएंट 13वीं टर्म यानी कि इससे एक कम, वो होगा हमारे पास NC12। ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, n का मान आपको निकालना है। पिछले वाली जो वीडियोस में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर NCX इज इक्वल टू NCY, तो 2 केस बनते हैं, या तो x इज इक्वल टू y या फिर x प्लस y इज इक्वल टू n। सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि NC3 इज इक्वल टू NC12। तो क्योंकि 3 और 12 इक्वल तो है नहीं, इसका मतलब क्या हो सकता है कि 3 प्लस 12 इज इक्वल टू n होगा, यानी कि n का जो मान है वो आ जाएगा मेरे पास 15,
जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको कोफिशिएंट्स पता होने चाहिए, कोफिशिएंट किस तरीके से कौन सी टर्म होंगी, अगर वो वेरिएबल फिक्स है तो क्या होगा, अगर वो फिक्स नहीं है तो क्या होगा। तो ये चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए। तो इसके लिए सारी वीडियो आपको देखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं एक चैप्टर की 4 वीडियो करवा रहा हूँ, उसमें से 2 आपने देख लिया, 1 आपने देख ली और आप चाहते हो कि आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। और अभी तो आजकल तो बहुत नया ट्रेंड ही चेंज हो रहा है। अभी आने वाले 2-3 साल में जो है टीचिंग और जो पढ़ना है दोनों बहुत चेंज होने वाले हैं। क्योंकि यूट्यूब पे अभी क्योंकि सब लोग फेमस होने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं, नाच के दिखा रहे हैं बच्चों को, ऐसी ऐसी डिमांडें भी चल रही है। अभी मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था, एक बहुत ही फेमस एक टीचर, ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस एक टीचर थे हैं मतलब, और वो बच्चों को नाच के दिखा रहे थे अपनी वीडियो में, पढ़ाते हुए बीच में रुक के नाच के दिखा रहे थे। ये ट्रेंड आने वाला है अभी, इसीलिए सोच रहा हूँ कि फटाफट जितना पढ़ाया जा सकता है उसको खत्म करके फिर से रिटायरमेंट ले ली जाए, तब तक वो ट्रेंड मार्केट में आए। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते हैं। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n, ये क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस SI में आया हुआ है शायद। द कोफिशिएंट ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ, कौन सी टर्म दी हुई है, 5th, 6th एंड 7th, इनके जो कोफिशिएंट हैं वो आर इन AP। तो आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड n। इसके ऑप्शन भी दिए हुए थे, वो क्या थे, 7, 10, 12, 7, 10, 12 और नन ऑफ दी अबोव। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था हरियाणा पुलिस SI में, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि कांस्टेबल में नहीं था, ये SI में था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको दिया है कि 1, हिंदी वाले भी लिख लो कि 1 + x की पावर n के द्विपद सरलीकरण के 5वें, 6ठे और 7वें पद के जो गुणांक हैं वो समांतर श्रेणी में हैं, तो n का जो मान है वो क्या होगा। तो वो चीज भी लिख देता हूं जो मैंने अभी अभी आपको लिखवाई है, NCR डिवाइड बाई NCR - 1 = n - r + 1 डिवाइड बाई r। इस क्वेश्चन को भी 2 तरीके से किया जा सकता है। अब आपको इसकी वैल्यू जो है वो समझ में आ जाएगी कि वो किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले तो इसके कोफिशिएंट, 5वीं टर्म के जो कोफिशिएंट होगा वो होगा NC4, 6ठी टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा NC5, ये आपको पता है। 7वीं वाली जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा NC6। इसको भी थोड़ा सा समझ लो कि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 + x की पावर n। ये दोनों, ये वाली जो है ये एक फिक्स वेरिएबल है, ये फिक्स नहीं है। तो क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट हैं उसमें इसकी पावर भी मल्टीप्लाई में होती है, लेकिन लकीली ये 1 दिया हुआ, तो इसकी कुछ भी पावर हो वो 1 ही मल्टीप्लाई में होती है। अगर यहाँ पे 2 होता तो उस केस में NC4, NC5, NC6 नहीं होते। उस केस में जो 4th टर्म में इसकी जो 2 की पावर होती वो भी इनके मल्टीप्लाई में हो रही होती। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इनका एक्सपेंशन किस तरीके से होता है। तो अगर ये 1 + x की पावर n की फॉर्म में, तभी ये NC4, NC5, NC6 इसके कोफिशिएंट हैं इन तीनों के। अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 की जो पावर है वो भी यहाँ पे आ रही होती, जैसे कि इसकी 5th टर्म में 2 की जो पावर होती वो इसके मल्टीप्लाई में होती, 6 इसमें जो मल्टीप्लाई में यहाँ पे आती, और इसमें जो 2 की पावर होती वो यहाँ पे आती। तो यहाँ पे ये 1 है, इसीलिए इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। तो आपको दिया हुआ है कि ये तीनों जो हैं वो AP में हैं। इसका मतलब जो बीच वाली टर्म का 2 गुना है NC5 वो इक्वल होगा NC4 + NC6। यही होता है AP का मतलब कि पहली और तीसरी टर्म का जो जोड़ है वो दूसरे वाली टर्म के 2 गुने के बराबर होता है, यानी कि ट्वाइस ऑफ NC5 = NC4 + NC6। इस NC5 को मैं यहां से हटा के NC5 यहाँ पे लिख सकता हूँ और NC5 यहाँ पे लिख सकता हूँ। आप चाहो तो इसको n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n - 4 फैक्टोरियल,
इसको n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल, इसको n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल, और इसको n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल करके भी काट पीट सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बाकी का पेपर छोड़ना पड़ेगा और सिर्फ यही क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। इसीलिए इस वाले क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व करो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे है NC4 NC5, लेकिन हमने फॉर्मूले के हिसाब से बड़ी टर्म ऊपर होनी चाहिए थी जो कि नीचे है, इसलिए इस फॉर्मूले को भी उल्टा करना पड़ेगा। यानी कि मेरे पास r जो है जो कि 5 है डिवाइड बाई n माइनस r प्लस 1, n का तो मान मेरे पास दिया ही नहीं हुआ है, n माइनस 5 प्लस 1 यानी कि n माइनस 4 प्लस, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे बड़ी जो टर्म है 6 वो ऊपर दी हुई है और जो छोटी जो टर्म है वो नीचे दी हुई है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि n माइनस 6 प्लस 1 यानी कि n माइनस 5 जो है वो ऊपर आएगा और उसके बाद जो है r जो है वो नीचे आ जाएगा। तो अब मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ यहाँ से, तो ये आ जाएगा 6, इसको एलसीएम ले लेते हैं एक बार, ट्वाइस ऑफ इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 6 पंजे 30 प्लस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये n स्क्वायर माइनस 9n माइनस प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, इसके डिवाइड बाई है n माइनस n इंटू n माइनस 4 इंटू 6, तो क्रॉस प्रोडक्ट आप करोगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12n माइनस का 48 इज इक्वल टू 30 प्लस n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20। तो यहाँ से ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 12 और 9 21n और प्लस का 98 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर जो करोगे आप वो हो जाएंगे 14 और 7। तो इसके दो मान हमारे पास n के आएंगे, n इज इक्वल टू 14 और n इज इक्वल टू 7, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ 7 दिया हुआ था, तो इसलिए ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस चीज को आप याद रखो, इसके क्रम को भी याद रखो कि ऊपर बड़ी टर्म होनी चाहिए तब ये है, अगर ऊपर छोटी और नीचे बड़ी लिखी हुई है तो इसको आपको पलट के लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 7। इस तरीके के और भी क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें इतना ही करते हैं। इसके कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करके जाओ, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको अच्छा लग रहा है। जो भी अगर कुछ डाउट है उसको आप कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लिंक मिस करते हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।